मरते हुए एम्परर को देखकर मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें टी वायरस इंजेक्ट करूंगा ताकि चिन शी हुआंग पूरी दुनिया पर कब्जा करने का अपना सपना पूरा कर सके। योर मैजेस्टी, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो शायद आपकी उम्र 10 साल बढ़ा दे या फिर शायद सैकड़ों साल बढ़ा दे, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर हम फेल हुए तो शायद पूरा ग्रेट चिन एम्पायर आपके साथ खत्म हो जाएगा। ये वायरस मुझे सिस्टम से मिला था और इसका रिस्क बहुत ज्यादा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे यिंग जंग पर यूज करूंगा, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो पूरी दुनिया उसके साथ तबाह हो जाएगी। पर अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस महान एम्परर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यिंग जंग अचानक अपने ड्रैगन बेड से उठकर बैठ गए। क्या जो तुमने कहा वो सच है? यिंग जंग मुझे 10 सालों से जानते थे और उन्हें पता था कि मैं कभी हवा में तीर नहीं मारता। अगर मैंने कहा कि मेरे पास कुछ है तो मतलब है उसी पर। यिंग जंग की आंखों में एक चमक आ गई। मैंने बहुत सीरियस होकर कहा, योर मैजेस्टी, इसका खतरा आपकी सोच से भी परे है। अगर ये फेल हुआ तो शायद इस दुनिया के अनगिनत लोग आपके साथ मारे जाएंगे। क्या आपने सच में सोच लिया है? इस चीज से बहुत लोग अफेक्ट हो सकते थे। जब मुझे ये वायरस मिला था मैं इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर कोई रास्ता ना मिलने के कारण ये अब तक मेरे पास था। यिंग जंग कुछ पल के लिए शांत हो गए और फिर बस कुछ ही सेकंड्स में उनकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन आ गया। मैं यिंग जंग कभी हार नहीं मानता, ये उनका अपना कॉन्फिडेंस था। वो पहले एम्परर थे जिन्होंने 3 सॉवरेन्स एंड 5 एम्परर्स का टाइटल खुद को दिया था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ जीत हासिल की है। उनके डिक्शनरी में हार नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। मैंने अपना सिर हिलाया। यिंग जंग का यही एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद था और इसी वजह से मैं 15 सालों से ग्रेट चिन कोर्ट में एक ऑफिशियल के रूप में काम कर रहा था। दूसरों के लिए शायद ये पूरी दुनिया की किस्मत पर लगाया गया एक बहुत बड़ा सट्टा था, लेकिन यिंग जंग के लिए ये कोई सट्टा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जीतेंगे। यिंग जंग ने बेताबी से पूछा, आखिर वो चीज है क्या? अब जब उम्मीद उनके सामने थी वो एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। मैंने कहा, इस चीज का नाम टी वायरस है। मेरे हाथ में एक ब्लू इंजेक्शन आ गया। योर मैजेस्टी, यही वो आखिरी उम्मीद है। ये बहुत खतरनाक है। अगर जरूरी ना होता तो मैं इसे कभी बाहर नहीं निकालता। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? यिंग जंग की आंखें मेरे हाथ में मौजूद इंजेक्शन पर टिकी थी। वो एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें हटाना नहीं चाहते थे। मैंने बहुत ओपनली एक्सप्लेन किया, जैसे ही ये शरीर के अंदर जाएगा ये इंसान के पूरे शरीर को बदल कर रख देगा। अगर शरीर इसे झेल गया तो इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, लेकिन अगर शरीर इसे नहीं झेल पाया तो इंसान अपना दिमागी कंट्रोल खो बैठेगा और एक जिंदा लाश बन जाएगा। ये किसी महामारी की तरह है। अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गया तो ये बहुत तेजी से फैलेगा और दुनिया के सभी लोगों को एक खूंखार बिना दिमाग के मॉन्स्टर में बदल देगा। अगर ऐसा हुआ तो ग्रेट चिन एम्पायर 1 महीने से भी कम समय में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यिंग जंग ने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर सोचकर उन्होंने अपना सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया, अगर ये फेल हुआ तो मैं एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाऊंगा जिससे सिर्फ इंसानों का खून मांस चाहिए होगा। हाँ योर मैजेस्टी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको खुद अपने हाथों से मार दूंगा। यिंग जंग मेरी तरफ और मेरे हाथ में मौजूद टी वायरस की तरफ देखते रहे और फिर से गहरी सोच में डूब गए। मैंने उन्हें कोई प्रेशर नहीं किया, चुपचाप उनके फाइनल डिसीजन का वेट कर रहा था। यिंग जंग ने शुरू से लेकर एंड तक मेरी बातों पर कभी डाउट नहीं किया था। उनका रूल था, जिस पर डाउट हो उसे काम मत दो और जिसे काम दो उस पर डाउट मत करो। वो जिन लोगों पर ट्रस्ट करते थे उन पर कभी शक नहीं करते थे। यही एक महान एम्परर का कॉन्फिडेंस था। उन्हें पता था कि वो लोगों को पहचानने में कभी गलती नहीं करते और मैं उनके ट्रस्ट के काबिल था। कुछ देर बाद यिंग जंग अपने ड्रैगन बेड से धीरे धीरे उठे और अपने हाथ जोड़कर बोले, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। ये उनका डिसीजन था और एम्परर बनने के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने किसी के सामने ऐसे हाथ जोड़े थे। मैंने भी सिर हिलाया और कामली उनकी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट की। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर मैंने आगे कहा, जिंदगी बढ़ाने का ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ही बार में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसके लिए योर मैजेस्टी, पहले आपके शरीर को दवाइयों के जरिए इसकी पीक कंडीशन में लाना होगा, तभी हम ये ट्राई कर सकते हैं। यिंग जंग की अभी जो कंडीशन थी, मुझे 100% श्योर था कि ये सक्सेस नहीं होगा। कम से कम 90% चांस था कि ये फेल हो जाएगा और मैं सच में नहीं चाहता था कि यिंग जंग को एक मॉन्स्टर बनता हुआ देखूं और फिर उनका सिर उड़ा दूं। और वैसे भी ग्रेट चिन अभी अंदर और बाहर दोनों तरफ से दांजर में है। कोर्ट के अंदर भी सीक्रेट प्लानिंग चल रही है। योर मैजेस्टी, आपको सब कुछ प्रिपेयर करना होगा, तभी हम प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। यिंग जंग ने मेरी बात मान ली। सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से होगा। कल सुबह कोर्ट में मैं एक ऑर्डर पास करूंगा जिसमें तुम्हें मेरी जगह पूरी पावर दी जाएगी। ग्रेट किन के अंदर और बाहर के सभी मैटर्स अब तुम्हारे हाथ में हैं। यिंग जंग ने कहा, ये तो टाइगर सील्स हैं। एक सील से तुम शेनयान के 1 लाख रॉयल गार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो और दूसरी से नॉर्दर्न बॉर्डर के 3 लाख आर्मर्ड सोल्जर्स को। मैं ये दोनों तुम्हें दे रहा हूँ। ये कहते हुए यिंग जंग ने अपनी पॉकेट से 2 सील्स निकाली और मुझे दे दी। कल से अगर पूरे ग्रेट चिन में किसी ने भी तुम्हारे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो उसे सीधा मौत की सजा मिलेगी। इस पूरी दुनिया में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि टी वायरस कितना खतरनाक है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो मुझे अपनी पूरी लाइफ एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में बितानी पड़ेगी और ऊपर से यिंग जंग का
मुझ पर ये अनकंडीशनल ट्रस्ट। मुझे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था। मुझे लगा था कि यिंग जंग टी वायरस यूज करने के लिए मान जाएंगे, पर उन्हें थोड़ा डाउट जरूर होगा, लेकिन उन्होंने तो मुझे पूरी पावर ही दे दी। मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ। योर मैजेस्टी, क्या आप सच में मुझ पर इतना बिलीव करते हैं? यिंग जंग ने मेरी तरफ देखा और बोले, मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ, मुझे निराश मत करना। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। ये कहकर मैं मुड़ा और कीलन हॉल से बाहर आ गया। मुझे भी अब प्रिपरेशंस करनी थी। पैलेस से बाहर आते ही मैंने तुरंत एक्शन नहीं लिया। मुझे यिंग जंग को भी थोड़ा टाइम देना था ताकि वो अपने पेंडिंग काम पूरे कर सके। एक सर्वेंट भागता हुआ मेरे पास आया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्रिंस आपको लुजोंग पेविलियन में एक पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। उस सर्वेंट ने मुझे एक इनविटेशन कार्ड दिया। कौन से प्रिंस? मैंने फ्राउन करते हुए पूछा। मुझे अंदर से पता था कि वो कौन हो सकता है। सर, वो 18th प्रिंस है। मैं हल्का सा हंसा, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। यिंग जंग के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन कोर्ट में सिर्फ 2 ही बेटों की पावर चलती थी। एक था एल्डेस्ट प्रिंस फुसु और दूसरा था 18th प्रिंस हुहाई। 1 साल पहले हुआई के एक जाल में फंसकर फुसु को यिंग जंग ने नॉर्दर्न बॉर्डर पर सजा के तौर पर भेज दिया था। कहने को तो वो बॉर्डर प्रोटेक्ट करने गया था, लेकिन एक्चुअली यिंग जंग चाहते थे कि फुसु आर्मी के बीच अपनी रिस्पेक्ट बनाए। पर सैडली फुसु अपने पिता का असली प्लान कभी नहीं समझ पाए और इस 1 साल में हुहाई कोर्ट में और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। आधे से ज्यादा ऑफिसर्स अब उसकी साइड में थे और पूरी कोर्ट में सिर्फ मैं एक ऐसा ऑफिसर था जिसने अभी तक किसी की साइड नहीं ली थी। मैंने अपना सिर हिलाते हुए वो इन्विटेशन कार्ड फेंकना चाहा, पर अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने पूछा, तुम्हारे प्रिंस ने और किसको इनवाइट किया है? उस सर्वेंट ने कहा, सर, प्रिंस ने जनरल मेंग टियान को छोड़कर बाकी सभी 9 मिनिस्टर्स को बुलाया है। मैंने एक सार्कास्टिक स्माइल दी। तुम्हारे प्रिंस की हिम्मत तो बहुत बड़ी है। 9 मिनिस्टर्स का मतलब था ग्रेट चिन के 9 पिलर्स। जनरल मेंग टियान भी उन 9 मिनिस्टर्स में से एक थे और हुहाई ने मेंग टियान को छोड़कर बाकी 8 मिनिस्टर्स को अपनी प्राइवेट पार्टी में बुला लिया। किसी भी प्रिंस का ऑफिशियल्स को प्राइवेट पार्टी में बुलाना एक बहुत बड़ा क्राइम था। अगर ये बात बाहर आ गई तो सीधा सिर कट सकता है। हुहाई अब इतना एरोगेंट हो गया है। मेरी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। चलो रास्ता दिखाओ। ये अच्छा मौका था थोड़ा एक्शन करने का और इन सबको ये याद दिलाने का कि ग्रेट किन की कोर्ट में असली पावर किसके पास है। लुजोंग पेविलियन के टॉप फ्लोर पे हुहाई खिड़की के पास बैठा शियानयांग की स्ट्रीट्स को देख रहा था। टीचर, क्या आपको लगता है कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर आएंगे? जाओ गाओ ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा। अगर वो स्मार्ट होंगे तो वो आपका इन्विटेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे। एम्परर की कंडीशन अब कुछ ही सालों की है। प्राइम मिनिस्टर एक स्मार्ट इंसान है। पूरे ग्रेट चिन में अगला एम्परर सिर्फ आप ही बन सकते हैं। उन्हें भी तो अपने फ्यूचर के लिए कोई रास्ता बनाना होगा ना। बस डर ये है कि कहीं वो मेंग टियान की तरह स्टबन ना निकले। मेंग टियान का नाम सुनते ही हुहाई की आंखों में नफरत आ गई। जाओ गाओ ने हंसते हुए कहा, टेंशन मत लीजिए। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के पास ऑफिशियल्स को चेक करने की पावर तो है, लेकिन उनके पास आर्मी नहीं है। वो कुछ उखाड़ नहीं सकते। हुहाई ने थोड़ा वरी होते हुए पूछा, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में 10 साल हो गए हैं, क्या इन 10 सालों में उन्होंने सच में अपनी कोई पावर नहीं बनाई? जाओ गाओ ने सिर हिलाया। आप टेंशन मत लीजिए प्रिंस, लो वांग की पावर आपको पता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो लुओंग न ढूंढ सके। इन 10 सालों में लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर बहुत शांत रहे हैं। कोर्ट में उनका कोई फैक्शन नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। हुआई ने रिलीफ की सांस ली। आज अगर मैं लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को अपनी साइड कर लूं तो थ्रोन बस मेरे हाथों में होगा। हुआई अपनी क्रेजी हंसी नहीं रोक पाया। इतने सालों के इंतजार के बाद आखिर वो उस पोजीशन पर बैठने वाला था। लुजोंग पेविलियन के बाहर मेरी कैरेज धीरे से आके रुकी। सर्वेंट ने रिस्पेक्टफुली कहा, सर हम आ गए। मैं कैरेज से बाहर निकला। चलो रास्ता दिखाओ। टॉप फ्लोर पर लियो वांग का एक असासिन हुआई के पास आया। प्रिंस, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। ये सुनकर हुआई का चेहरा खुशी से खिल उठा। लगता है हमारे लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सच में बहुत स्मार्ट हैं। कंग्रेचुलेशंस प्रिंस, अब आपका काम पूरा हुआ समझो। जाओ गाओ भी बहुत खुश था। हुआई के एम्परर बनते ही जाओ गाओ दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा। उसकी सालों की प्लानिंग रंग ला रही थी और हुआई को भी उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। चलो अपने प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा वेट नहीं कराते। हुआई बहुत अच्छे मूड में था और वो जाओ गाओ को लेकर पवेलियन के हॉल में आ गया। 9 मिनिस्टर्स अपनी अपनी जगह बैठे थे और उनके नीचे और भी कई ऑफिशियल्स थे। सबके चेहरों पर एक अजीब सी हंसी थी, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में टेंशन भी थी। ये सब बहुत सालों से ग्रेट चिन में काम कर रहे थे। वो सब चालाक लोमदरिया थे। उन्हें अच्छे से पता था कि हुआई ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे देखते ही सब ऑफिशियल्स खड़े हो गए और स्माइल करते हुए मेरी तरफ आए। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर प्लीज मेन सीट पर बैठिए। सुबह ने मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया और हॉल की सबसे बेस्ट सीट मुझे ऑफर की। मैंने पूरे हॉल को स्कैन किया और उन 9 मिनिस्टर्स को पहचान लिया। लांग जोंग लिंग, जाओ गाओ और जीसू नेशी मेंग टियन को छोड़कर बाकी 7 मिनिस्टर्स वहाँ प्रेजेंट थे। वाह, बहुत अच्छे। मेरी आंखों में खून सवार था। आज इस ग्रेट चिन को मुझे टॉप से बॉटम तक सा करना पड़ेगा। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। ऑफिशियल्स मुझे ऐसे खड़ा देखकर ऑकवर्ड फील करने लगे और एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कि मेरे दिमाग में क्या। लेकिन मेरा ये बिहेवियर उन्हें एक डेंजर सिग्नल दे रहा था।
लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए। क्या मैंने कोई गलती कर दी? प्लीज प्राइम मिनिस्टर बैठिए ना, मैं अपनी गलती के लिए 3 ग्लासेस शराब पीकर मारी मांगता हूँ। तभी हुहाई और जाओगाओ सबकी नजरों के सामने आ गए। जब मैं यहाँ पहुंचा था तब वो छुपकर मुझे देख रहे थे और अब बाहर आ गए। मैंने हुहाई को इग्नोर किया और बिना कुछ रिएक्ट किए वहीं खड़ा रहा। मैं बस ये सोच रहा था कि इन सब लोगों को कैसे हैंडल करूं। जब हुहाई ने देखा कि मैं उसे भाव भी नहीं दे रहा तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा, लेकिन थ्रोन के लिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मेरे पास आकर फेक गुस्से में बोला, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर बैठ क्यों नहीं रहे? क्या आपको मेरा ये लूजोंग पेविलियन पसंद नहीं आया? मैंने मुड़कर हुहाई को देखा और सिर हिलाया, हाँ नहीं आया। हुहाई एकदम से ब्लैंक हो गया, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वहाँ खड़े सभी ऑफिशियल्स मुझे हॉरर आइज से देख रहे थे। सीने एकदम ऑकवर्ड हो गया था। मिनिस्टर्स ने एक दूसरे को देखा, अपना सिर नीचे कर लिया और अपने अपने पैरों को घूरने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, आपका क्या मतलब है? मेरे प्रिंस ने आपको रेस्पेक्ट के साथ इनवाइट किया है और आप ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। जाओ गाओ फ्राउन करते हुए हुहाई के आगे आ गया। जाओ गाओ को अपनी पावर पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि मैं उसे कुछ नहीं कर सकता। पिछले 2 सालों से उसके प्लान एकदम परफेक्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से उसका ईगो आसमान पर था। एक आधा औरत आधा आदमी इंसान, तुम्हारी औकात है मेरे बीच में बोलने की? मैंने जाओ गाओ को बहुत घिनौनी नजर से देखा। जाओ गाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, उसकी आंखों में आग थी। साइलेंस, मैंने लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को यहाँ इनवाइट किया है, उन्हें रिस्पेक्ट दो। और प्राइम मिनिस्टर, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ। हुहाई से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। अगर वो अब चुप रहता तो वे कोर्ट में अपनी रिस्पेक्ट खो देता। और ऊपर से जाओ गाओ के गारंटी देने पर हुहाई के अंदर और कुरज आ गया था। उसे लगा ये प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नाम का है, इसके पास कोई आर्मी नहीं है, मैं इसे आराम से रास्ते से हटा सकता हूँ। मैंने हुहाई की तरफ देखा और कहा, किसी भी प्रिंस का ऑफिशियल्स को प्राइवेट पार्टी में बुलाना लॉ के हिसाब से क्या क्राइम है? ये सुनते ही हुहाई का चेहरा एकदम डार्क हो गया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? वहां मौजूद सभी मिनिस्टर्स ने भी अब सिर उठाकर हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया। अभी तक वो सब इग्नोर कर रहे थे, पर अब बात उन पर आ गई थी। उनका यहाँ आना एक छोटा मैटर भी हो सकता था और बहुत बड़ा भी, पर अगर ये बात एम्परर तक पहुंच गई तो ये बिल्कुल छोटा मैटर नहीं होगा। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, कुछ बातें ना ही बोली जाए तो अच्छा है। फेंगचैंग, मिनिस्टर ऑफ सेरेमोनीज, लीसीए से रहा नहीं गया और उसने बोल दिया। मैंने लीसीए की तरफ बहुत ठंडी नजर से देखा। इसका मुंह तोड़ दो। मेरे पीछे खड़ा मेरा बूढ़ा कैरेज ड्राइवर अचानक एक्शन में आ गया। एक सेकंड में वो लीसीए के सामने पहुंच गया और एक जोरदार थप्पड़, उस थप्पड़ ने लीसीए के राइट साइड के गाल का पूरा मांस ही उखाड़ दिया। लीसीए की आंखें फटी रह गईं, वो बैलेंस खोकर पीछे गिरा। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो वो आधा मर चुका हो। ना कोई कॉन्शियसनेस, ना कोई दर्द। कुछ सेकंड्स बाद लीसीए होश में आया और फिर एक ऐसी भयानक चीख निकली जिसने वहां खड़े हर इंसान की रूह कंपा दी। उस चीख ने सबको वापस रियलिटी में ला दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जाओ गाओ, जो खुद एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट था, वह उस कैरेज ड्राइवर की स्पीड देख सकता था। उस एक थप्पड़ से उसे समझ आ गया कि ये बूढ़ा दिखने वाला इंसान कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि उसके लेवल का एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है। और लीसीए, जिसे ये थप्पड़ बड़ा था, जाओ गाओ के हिसाब से वो अब डेड मीट था। वो 1 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस थप्पड़ ने लीसीए के अंदरूनी ऑर्गन्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। 1 घंटे बाद वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। मैंने फिर हुहाई की तरफ देखा। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, प्रिंस का ऑफिशियल्स को प्राइवेट पार्टी में बुलाना लॉ के हिसाब से क्या क्राइम है? मैंने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया और हुहाई को घूर कर देखा। हुहाई वहीं फ्रीज हो गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में इतना क्वाइट रहता है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, वो अचानक इतना अग्रेसिव कैसे हो गया। पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने कभी इन चीजों में दखल नहीं दिया था और ना ही कभी सुना था कि प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसे खतरनाक फाइटर्स हैं। उसका सिर्फ एक कैरेज ड्राइवर ही मास्टर लेवल का फाइटर निकला। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, आपको इतना अग्रेसिव होने की क्या जरूरत है? जाओ गाओ ने फिर से हिम्मत जुटाकर बीच में आने की कोशिश की। मैं अचानक आगे बढ़ा और अपना राइट हैंड निकालकर सीधा जाओ गाओ का गला पकड़ लिया। अगर तूने एक वर्ड भी और बोला ना तो मैं तेरी जीभ काट दूंगा। मेरी ठंडी आवाज जाओ गाओ के कानों में गूंजी। जाओ गाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके प्यूपल्स सिकुड़ गए और उसके चेहरे पर प्योर शॉक था। उसने देखा कि मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ। मेरी स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वो चाहकर भी मुझे डॉज नहीं कर पाया। जाओ गाओ ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। हुहाई भी मुझे खौफनाक नजरों से देख रहा था। ये लो वांग आखिर क्या इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर है और लो वांग को भनक तक नहीं लगी। हुहाई को अपने टीचर की पावर पता थी। वो मार्शल आर्ट्स मास्टर्स में टॉप लेवल पे आता था, लेकिन मेरे सामने वो एक कीड़े की तरह लग रहा था। तूने एम्परर को सालों सर्व किया है, सिर्फ इसीलिए मैं आज तेरी जान नहीं ले रहा। एक सर्वेंट होकर सर्वेंट की तरह रहे, अपनी औकात मत भूल। मैंने धीरे से अपना हाथ हटाया और बहुत कोल्ड लुक के साथ जाओ गाओ को देखा। जाओ गाओ अब जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने अभी मौत को बहुत करीब से देखा था। उसने अभी मौत
मौत को बहुत करीब से सांस ले रहा था। उसने अभी मौत को बहुत करीब से सांस ले रहा। मैंने फिर हु हाई की तरफ देखा। हु हाई ने डरते हुए अपना थूक निकला। अब उसकी सारी आरगंस हवा हो चुकी थी। प्रिंस, क्या आप तुम आंसर दोगे? लॉ के हिसाब से सजा क्या है? लॉ के हिसाब से 3 सेक्स लैशेस कोरे की सजा है। हु हाई ने बहुत डरते हुए आंसर दिया। 3 सेक्स कोरे, ये कोई बहुत बड़ी सजा नहीं थी। हु हाई इसे आराम से बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जो चीज हु हाई एक्सेप्ट नहीं कर सकता था वह ये था कि सजा पब्लिक के सामने दी जाएगी। कपड़े उतार कर, ये एक तरह का पब्लिक ह्यूमिलिएशन था। वह ये बेइज्जती कैसे सह सकता था? इसीलिए ज्यादातर प्रिंसेस कोड़े खाने से बेहतर एग्जाइल जाना पसंद करते थे। ह्वांगजोंग, मैंने आवाज दी। यस सर, उस बूढ़े ड्राइवर ने एक दमदार आवाज में जवाब दिया। वो मुझे 3rd ईयर के सिस्टम रिवॉर्ड में मिला था। 5 टाइगर जनरल्स में से एक ह्वांगजोंग, जो अब मेरा कैरेज ड्राइवर था। 18th प्रिंस को 300 लैशेस की सजा दो। मेरी इस बात ने हु हाई के होश उड़ा दिए। ये सच में मुझे सजा दे रहा है। क्या इसे डर नहीं है कि यिंगजन के मरने के बाद मैं इससे बदला लूंगा? ह्वांगजोंग धीरे धीरे हु हाई की तरफ बढ़ने लगा। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, मैं हुआई हूँ, मैं एक प्रिंस हूँ। हु हाई ने बोलने की कोशिश की, पर मेरी ठंडी आंखें देखकर वह चुप हो गया। प्रिंस प्लीज। ह्वांगजोंग ने अपना हाथ आगे करते हुए इशारा किया। एक लंबा सा बेंच हु हाई के सामने रख दिया गया। हु हाई ने वहां खड़े ऑफिशियल्स को देखा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे आई कांटेक्ट करने की। कोई भी इस मैटर में नहीं बदलना चाहता था। रूल के हिसाब से प्रिंस को सजा देने कहा 9 मिनिस्टर्स में से किसी एक को था, पर अब किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। जाओ गाओ ने भी, हु हाई का चेहरा गुस्से से लाल था। उसे अंदर से बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। यह ह्यूमिलिएशन, मैं इसका बदला 100 गुना ज्यादा लूंगा। मैं एक प्रिंस हूँ और ये प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। हु हाई के दिल में मेरे लिए नफरत भर चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये बेंच मैं संभाल कर रखूंगा और एक दिन इस प्राइम मिनिस्टर को इसी बेंच पर लेटाकर सजा दूंगा। हॉल में मौजूद सारे ऑफिशियल्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई भी हु हाई को पिटते हुए नहीं देखना चाहता था। स्टार्ट, मैंने ऑर्डर दिया। स्टार्ट। ह्वांगजोंग ने बेंच के पास से एक लंबा सा डंडा उठाया और जोर से हु हाई पर दे मारा। हु हाई ने एक दबी हुई चीख निकाली और अपना दर्द सहने की पूरी कोशिश की ताकि आवाज बाहर ना आए। 15 मिनट बाद पूरे 300 लैशेस खत्म हुए। हु हाई का दिमाग अब सुन्न भर चुका था और वो आधा बेहोश था। इन 300 लैशेस के बाद ये पक्का नहीं था कि हु हाई अपनी बाकी की लाइफ में कभी अपने पैरों पर खड़ा भी हो पाएगा या नहीं। ये भयानक सीने देखकर वहां मौजूद सभी ऑफिशियल्स की रूह कांप उठी। आज लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को हो क्या गया है? ये वो प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। जब ये 18th प्रिंस को इस तरह पीट सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं? जाओ गाओ धीरे से हु हाई के पास गया और अपनी इंटरनल एनर्जी ची हु हाई की बॉडी में ट्रांसफर करने लगा ताकि उसे कुछ पेन रिलीफ मिल सके। मैं पूरे टाइम बिल्कुल शांत खड़ा रहा। सजा खत्म होने के बाद मैं आराम से चलकर हु हाई के सामने गया। प्रिंस, क्या आप अपनी सजा मानते हैं? अभी वो जिस ह्यूमिलिएटेड कंडीशन में था उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, लेकिन वो अपनी ये नफरत दिखा नहीं सकता था। कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। जी, हु हाई ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मैंने ऊपर से नीचे हु हाई को देखते हुए पूछा। हु हाई ने अपने दोनों हाथ कसकर मुट्ठी में बंद कर लिए। अभी मेरा एटीट्यूड एकदम उसके पिता एम्परर यिंगजन जैसा था। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मैंने फिर पूछा। हु हाई में एक गहरी सांस ली। मुझे मेरी गलती का एहसास है। प्रिंस, आपको क्या लगता है कि एक ऑफिशियल मंत्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हु हाई बहुत कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। वह बस किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। ऑफिशियल को ऊपर अपने एम्परर के लिए लॉयल होना चाहिए और नीचे अपनी पब्लिक के लिए फेयर होना चाहिए। हु हाई ने कोई भी रैंडम आंसर दे दिया। मेरी इस लाइन ने पूरे लुजोंग पेविलियन में एकदम साइलेंस कर दिया। हु हाई और वहां मौजूद सभी मिनिस्टर्स को मेरा मतलब समझ आ गया था। एम्परर अगर ऑफिशियल को मरने के लिए कहे तो उसे मरना डरेगा। एक ऑफिशियल का काम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना है। मेरी आंखें एकदम तेज हो गईं। मैंने वहां मौजूद हर इंसान को घूर कर देखा। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई अपना सिर उठाकर मुझसे आई कांटेक्ट करने की। जब तुम एक कुत्ते हो तो तुम्हें एक कुत्ते की तरह बिहेव करना चाहिए। सही कहा ना मिस्टर जाओ? मैंने अचानक जाओ गाओ की तरफ देखकर पूछा। जाओ गाओ का चेहरा एकदम से डार्क हो गया, लेकिन वो मुझे पलटकर जवाब नहीं दे सकता था। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने ये लेसन सीख लिया है। जाओ गाओ ने कहा। आज के लिए इतना ही काफी है। अब तुम सब लोग अपना अपना ख्याल रखना। मैंने सब ऑफिशियल्स को एक लास्ट वार्निंग लुक दिया और फिर ह्वांगजोंग के साथ लुजोंग पवेलियन से बाहर निकल गया। मेरा इन लोगों को मार करने का कोई इरादा नहीं था। ये सब ऑफिशियल्स एक दिन मारे जाएंगे, लेकिन ये शांति से नहीं मरेंगे। मैं इनकी मौत को एक एग्जाम्पल बनाऊंगा ताकि पूरी कोर्ट डर से कांपे। मुझे कॉलेज में बैठ के जाते हुए देखकर हु हाई गुस्से से चिल्लाया, मैं इसे मार डालूंगा। बेशक अगर मैं वहां होता तो वो एक वर्ड भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। जाओ गाओ ने कहा। वहां मौजूद ऑफिशियल्स अपना सिर नीचे किए खड़े रहे। वो सब बस यही एक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ नहीं सुना। किसी की हिम्मत नहीं थी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की। जब हु हाई थोड़ा शांत हुआ तो सभी ऑफिशियल्स ने जल्दी जल्दी बो किया और लुजोंग पवेलियन से भाग निकले। हु हाई नफरत भरी नजरों से उन ऑफिशियल्स को जाते हुए देख रहा था। आज उसने मुझे अपनी साइड करने के लिए बुलाया था।
पर उल्टा मैंने उसके बाकी ऑफिशियल्स को भी डराकर भगा दिया। आज के बाद हु है की पावर आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी थी। सब के सब लोजर हैं। हु है बेंच पर लेटे लेटे गुस्से से बड़बड़ाया। एक ऑफिशियल जो धीरे चल रहा था उसने हु है की बात सुन ली। वह डर के मारे लड़खड़ाया और गिरने से बचा। उसने जल्दी से अपने आप को बैलेंस किया और भागकर पवेलियन से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में लोजोन पवेलियन में सिर्फ हु हाई और जाओ गाओ बचे थे। टीचर, क्या लो वांग की इंटेलिजेंस सच में एक्यूरेट थी? हु हाई ने जाओ गाओ की तरफ देखते हुए पूछा। अगर जाओ गाओ ने लो वांग की गारंटी ना दी होती तो हु हाई मुझ जैसे खतरनाक इंसान से कभी पंगा नहीं लेता। जाओ गाओ, जो अभी तक बहुत कॉन्फिडेंट था, अब चुपचाप हु हाई के पास खड़ा था। उसकी आंखों में बहुत गहरे राज छिपे थे। इस बार गलती मेरी थी प्रिंस, टेंशन मत लीजिए। आज जो भी हुआ है हम इसका बदला जरूर लेंगे। कुछ देर बाद जाओ गाओ ने कहा। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट था। हालांकि मैं उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत बाहर निकला था, लेकिन जाओ गाओ ने इतने सालों में जो पावर बनाई थी वे भी कोई मजाक नहीं थी। और अब जब एम्परर यिंग जंग मरने वाले थे, जाओ गाओ को 100% कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे हरा देगा। इतने सालों कोर्ट में राज करने वाला जाओ गाओ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। टीचर, मुझे फिर से निराश मत करना। जाओ गाओ की बात सुनकर हु हाई को थोड़ी तसल्ली मिली। उसे जाओ गाओ की पावर पता थी। आज जो भी हुआ वो आउट ऑफ सिलेबस था। हु हाई को लगा कि मैंने खुद को बहुत गहराई में छुपा कर रखा था, लेकिन अगर उसके टीचर ने अपनी पूरी पावर यूज की तो मेरे सारे सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। जाओ गाओ की आंखों में स्टॉर्म चल रहा था। अब प्लान कैसे बनाना है ये मैं देखूंगा। हु हाई को अपने लोअर बैक पर भयानक दर्द फील हो रहा था। उसकी आंखों में फिर से गुस्सा आ गया। मुझे वापस घर ले चलो। हु हाई के माथे पर पसीने की बूंदें थी। जाओ गाओ ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वे हु हाई को उठाएं और फिर वे लोग लोजोंग पेविलियन से निकल गए। अगले दिन मॉर्निंग कोर्ट चीलिन हॉल। सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स अलग अलग खड़े थे, पर सबकी आंखें हैरानी से एम्परर यिंग जंग को देख रही थी, जो ड्रैगन थ्रोन पर बहुत रुतबे के साथ बैठे थे। जब से यिंग जंग बीमार पड़े थे वे बहुत टाइम से मॉर्निंग कोर्ट में नहीं आए थे, लेकिन आज यिंग जंग बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर में बैठे थे। उनका चेहरा एकदम सीरियस था। सबको लगा कि उनके महान फर्स्ट एम्परर वापस फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन कल रात की पार्टी में जाने वाले ऑफिशियल्स अंदर से बहुत डरे हुए थे। वो बार बार छुप छुप कर मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं मेरे एक वर्ड से उनका सिर धड़ से अलग ना हो जाए। यिंग जंग थ्रोन पर बैठे सब ऑफिशियल्स का रिएक्शन नोट कर रहे थे। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, पर उन्होंने बहुत कामली कहा, मुझे फील हो रहा है कि मेरी हेल्थ अब ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अगले 6 महीने आराम करूंगा। और इस बीच कोर्ट के सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर लेंगे। ये बात सुनते ही पूरी कोर्ट शॉक में चली गई। किसी को समझ नहीं आया कि एम्परर ने मुझे रीजेंट कार्यवाहक राजा क्यों बना दिया। योर मैजेस्टी, हिस्ट्री गवाह है कि रीजेंट का पोजीशन हमेशा रॉयल फैमिली राजघराने के मेंबर को ही मिलता है। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर रॉयल ब्लड लाइन से नहीं है। उन्हें रीजेंट बनाना रूल्स के खिलाफ है। योर मैजेस्टी, एल्डेस्ट प्रिंस फुसू अब मैच्योर हो चुके हैं, वो रीजेंट बन सकते हैं। प्लीज अपना फैसला वापस लीजिए। सारे ऑफिशियल्स के चेहरे पेल हो गए। अपना फैसला वापस लीजिए। पूरी कोर्ट में एक के बाद एक ऑफिशियल्स मेरा विरोध करने लगे। प्राइम मिनिस्टर को रीजेंट बनाना चीन हिस्ट्री में पहले भी बहुत बड़ी गलती साबित हो चुका है। जब लुबुए को पावर मिली थी तो पूरी कोर्ट करप्ट हो गई थी। कोई रिस्पेक्ट नहीं बची थी। फैक्शंस बन गए थे। लुबुए के टाइम पर जो गंदगी मची थी उसका खौफ आज भी ऑफिशियल्स के दिलों में है। और अब एम्परर फिर से वही गलती कर रहे हैं और लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को इतनी पावर दे रहे हैं। बहुत से ऑफिशियल्स मेरी तरफ खौफनाक नजरों से देख रहे थे। अगर एक और लुबुए पैदा हो गया तो ग्रेट चीन की कोर्ट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मेरे खिलाफ जाने का रिस्क उठाकर भी सारे ऑफिशियल्स एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और एम्परर यिंग जंग से अपना फैसला वापस लेने की रिक्वेस्ट करने लगे। और मैं मेन कैरेक्टर बहुत ही शांत खड़ा था। मैंने खुद को डिफेंड करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कि वो लोग मेरे बारे में बात ही ना कर रहे हों, क्योंकि मुझे पता था एम्परर का फैसला ये ऑफिशियल्स नहीं बदल सकते। जाओ गाओ भी शॉक में मेरी तरफ देख रहा था। कल की इंसिडेंट के बाद उसने रात भर मुझे हराने का प्लान बनाया था, पर उसे इम्प्लीमेंट करने से पहले ही एम्परर ने अपनी सारी पावर मुझे सौंप दी। जाओ गाओ की आंखों में बाकी ऑफिशियल से कहीं ज्यादा डर और टेंशन थी। उसे अब समझ आ रहा था कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। अब जब मेरे पास रेजेंट की पावर आ गई है, मुझे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए मुझे हर कीमत पर एम्परर का ये फैसला रोकना होगा। जाओ गाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और घुटनों के बल बैठकर बोला, योर मैजेस्टी, बाकी ऑफिशियल्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेजेंट की पावर हमेशा रॉयल फैमिली के पास होनी चाहिए। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बहुत हाई है, पर वो रूल के हिसाब से फिट नहीं है। मुझे लगता है 18th प्रिंस हु हाई बहुत स्मार्ट और मैच्योर है, उन्हें रीजेंट बनाया जाना चाहिए। जाओ गाओ के बोलने के बाद पूरी कोर्ट फिर से एम्परर से फैसला बदलने की रिक्वेस्ट करने लगी। योर मैजेस्टी, मुझे लगता है प्रिंस फुसू मैच्योर भी हैं और टैलेंटेड भी, वो रीजेंट के लिए परफेक्ट चॉइस है। घुटनों पर बैठे कुछ ऑफिशियल्स ने फुसू का नाम लिया। जाहिर सी बात है, अगर एम्परर सच में रीजेंट ढूंढ रहे हैं तो वो लोग ये पावर हु हाई को नहीं लेने देंगे। प्रिंस हु हाई अभी बहुत छोटे हैं। रीजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। मुझे डर है वो इसे संभाल नहीं पाएंगे। योर मैजेस्टी, प्लीज दोबारा सोचिए।
उसके बाद किसी और ऑफिशियल ने सपोर्ट किया, योर मैजेस्टी प्रिंस फुसू का नाचर बहुत सॉफ्ट है, अभी 6 किंगडम्स के रेबल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, हमें एक स्ट्रिक्ट लीडर चाहिए। और इस तरह कोर्ट के अंदर फुसू और हुहाई के सपोर्टर्स आपस में बहस करने लगे। मैंने अपना सिर हिलाया, एम्परर ने अभी कुछ बोला भी नहीं, और ये लोग इतना आरोगेंट हो रहे हैं। यिंग जंग ने किसी को चुप नहीं कराया, उन्होंने बस अपनी आंखें हल्की सी बंद की और फिर एकदम शांत हो गए। सब ऑफिशियल्स ने जब देखा कि एम्परर यिंग जंग के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं है तो कोर्ट में धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा। अब उन्हें डर लगने लगा था, ये इतना बड़ा मैटर है और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये तो सीधा एम्परर की डिसरेस्पेक्ट है। यिंग जंग ने इस सब से बस एक ही चीज निकाली, मेरे ग्रेट चिन में मेरे फैसले तुम लोग कब से करने लगे। जब पूरी कोर्ट शांत हो गई तब यिंग जंग ने स्लोली वहां मौजूद हर ऑफिशियल की तरफ देखा और बहुत काम टोन में कहा। यिंग जंग की आवाज में गुस्सा नहीं था, पर वहां मौजूद हर इंसान की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। फर्स्ट एम्परर का ऑरा कोई नॉर्मल इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि सालों से कोर्ट में काम करने वाले सीनियर ऑफिशियल्स भी कांपने लगे। हमारी हिम्मत नहीं है। सारे ऑफिशियल्स डर के मारे जमीन पर लेट गए। अगर हिम्मत नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो, मेरा डिसीजन फाइनल है, जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसे मौत की सजा मिलेगी। यिंग जंग की ठंडी आवाज गूंजी, शिंग। यिंग जंग के पास खड़े जांग हान ने अचानक अपनी तलवार निकाल ली, उसकी तेज आंखें सभी ऑफिशियल्स को घूर रही थी। शैडो गार्ड्स के लीडर होने के नाते यिंग जंग का हर ऑर्डर उसके लिए एब्सोल्यूट था। इस वक्त अगर किसी ऑफिशियल ने एक वर्ड भी बोला तो जांग हान तुरंत उसका सिर काट देगा। उस भयानक किलर इंटेंट को फील करके सारे ऑफिशियल्स डर के मारे चुप हो गए। सब जमीन पर लेटे रहे और हिलने की हिम्मत भी नहीं की। वो लोग चाहते थे कि मैं रेजेंट ना बनूं, पर इसके लिए वो अपनी जान नहीं देना चाहते थे। मैं बहुत कामली कोर्ट के सेंटर में गया और बोला, आज से लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर रीजेंट बनेंगे। एम्परर के रेस्ट पीरियड में कोर्ट के सारे मैटर्स रीजेंट हैंडल करेंगे। लॉन्ग लिव द एम्परर। मॉर्निंग कोर्ट के खत्म होने के बाद सारे ऑफिशियल्स बहुत टेंशन में बाहर निकले। उन्हें पता था कि ग्रेट चिन के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। खासकर वो लोग जो कल रात पार्टी में थे, उनके तो पसीने छूट रहे थे। कल रात मैंने उन्हें एक वार्निंग दी थी जिससे उनकी नींद उड़ गई थी, और आज मैं रेजेंट बन गया हूँ। अब अगर मैं उन्हें मारना चाहूँ तो मुझे सिर्फ एक ऑर्डर देना होगा। ये सोचकर वे लोग कांपने लगे और अपनी गर्दन को छूने लगे। जाओ गाओ की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी। जाओ गाओ को डर नहीं लग रहा था। रीजेंट बनने के बाद भी मुझे उसे टच करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन ये भी सच था कि अब जब मेरे पास रेजेंट की पावर है, जाओ गाओ के लिए भी मुझे रास्ते से हटाना इतना इजी नहीं होगा। जाओ गाओ ने अपनी आंखें छोटी की और मुझे बहुत डेंजरस लुक दिया। मैंने इस लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। जो इंसान लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तक आ सकता है वह नॉर्मल कैसे हो सकता है। जाओ गाओ को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने सालों में मैंने इतने पावरफुल दुश्मन को कैसे इग्नोर कर दिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। जाओ गाओ के दिमाग में 1000 प्लान्स चल रहे थे। उसकी आंखों में किलर इंटेंट था। अब जब इसने अपनी असली पावर दिखा दी है और मुझे और प्रिंस हुहाई को नुकसान पहुंचाया है, तो अब हम दोस्त नहीं बन सकते। अब बस एक ही रास्ता है, इसे मारना होगा। सारे अनाउंसमेंट्स होने के बाद यिंग जंग को थोड़ी वीकनेस फील होने लगी। जैसे ही मैंने ऑर्डर्स एक्सेप्ट किए, यिंग जंग ने कोर्ट डिसमिस कर दी। सारे ऑफिशियल्स जमीन से उठे, मुझे बाउ किया और फिर किलिन हॉल से बाहर निकल गए। अब क्योंकि मैं रीजेंट था, उन्हें कोर्ट का कोई भी काम करने से पहले मुझे रिपोर्ट करना होगा। कोर्ट डिसमिस होने के बाद यिंग जंग का रेस्ट पर जाना और मेरा रीजेंट बनना, ये न्यूज पूरे ग्रेट चिन में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर फैक्शन और हर पावर ग्रुप को ये न्यूज मिल गई। एम्परर रेस्ट पर जा रहे हैं। सबको लगा कि बिना यिंग जंग के प्रिपरेशन शुरू कर दी। यिंग जंग की हेल्थ खराब है, ये बात दुनिया में सबको पता थी। लेकिन अब मुझे रीजेंट बनाने से लोग अंदाजा लगाने लगे कि क्या सच में यिंग जंग की लाइफ खत्म होने वाली है। लेकिन अगर यिंग जंग सच में मरने वाले हैं तो उन्होंने क्राउन प्रिंस डिक्लेयर क्यों नहीं किया? किसी बाहरी इंसान को रीजेंट क्यों बनाया? इस मूव की वजह से कोई भी रेबल ग्रुप ओपनली अटैक नहीं कर पा रहा था। चू स्टेट के रेबल कैंप में यिंग जंग का ये मूव, इसका क्या मतलब है? वो स्टेट की पावर किसी और को क्यों देंगे? एक्सियू ने हाथ में लेटर पकड़े हुए पूछा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। चू स्टेट रेबल आर्मी के यंग मास्टर होने के नाते वो यिंग जंग को जितना जानता था, यिंग जंग कभी अपनी पावर किसी को नहीं दे सकते। ये एक सिग्नल है। पिछले कुछ सालों से यिंग जंग की हेल्थ गिरती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब वो अपनी लिमिट पर पहुंच गए हैं। फैन जेंग ने दूर पहाड़ों की तरफ देखते हुए कहा, वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसने रीजेंट अपॉइंट किया है, क्राउन प्रिंस नहीं। यिंग जंग कभी अपनी पावर नहीं छोड़ते। इस मूव के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। फैन जेंग ने बहुत नॉर्मली कहा, अगर उन्हें सच में थ्रोन छोड़ना होता तो वे पहले क्राउन प्रिंस बनाते और फिर थ्रोन ट्रांसफर करते। किसी को रीजेंट बनाने का मतलब है कि यिंग जेंग का थ्रोन छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन इसका राज जो भी हो, फैन जेंग को कोई टेंशन नहीं थी। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? क्या रेस्ट करने से वो जवान हो जाएंगे? शांग्यू ने हंसते हुए कहा, उसे अमर होने जैसी बातों पर बिलीव नहीं था। वह अमर होंगे या नहीं ये तो पता नहीं, पर यिंग जंग एक ऐसा शेर पाल रहे हैं जो एक दिन बिना लड़े ही उन्हें बर्बाद कर देगा। फैन जेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, यही रीजन था कि वो वरीड नहीं था। बिना लड़े बर्बाद, ये सुनकर शांग्यू एक्साइटेड हो गया। मोहिस्ट मोजिया मशीन सिटी में मोजिया के सारे लीडर्स एक साथ बैठे थे। जाहिर है मोजिया को भी ग्रेट चिन से न्यूज मिल चुकी थी। सबका क्या ख्याल है? मास्टर बान ने बाकी लीडर्स की तरफ देखकर पूछा,
और क्या होगा, यिंग जंग ने इतने बुरे काम किए हैं, अब उसकी लिमिट आ गई है, वो जल्दी ही ऊपर जाने वाला है। दाओ जी ने मास्टर बान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मास्टर बान ने उसे घूर कर देखा। दाओ जी ने आईब्रोज रेस की शाओ जी सही कह रहा है, यिंग जंग ने रीजेंट अपॉइंट किया है, इसका मतलब उसकी हेल्थ सच में खराब है। लेकिन ना तो उसने क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया और ना ही रीजेंट रॉयल फैमिली से है। क्या यिंग जंग को डर नहीं है कि लू गुए जैसी हिस्ट्री रिपीट होगी? गाओ जियानली ने कहा। बाकी सारे लीडर्स सोच में बढ़ गए। यिंग जंग ने इतनी आसानी से एक नॉन रॉयल लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को पावर दे दी, ये सच में बहुत अजीब है। रीजन चाहे जो भी हो, यिंग जंग का किसी बाहरी को रेजेंट बनाना अपना एम्पायर अपने हाथों से तबाह करने जैसा है। और ऊपर से यिंग जंग की हेल्थ खराब है, ग्रेट चिन का टूटना अब बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ देर बाद मास्टर बैन ने कहा। सबने सिर हिलाया, सबका यही मानना था। क्या कोई जानता है कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर चिनमू कैसा इंसान है? ज़्वेनू ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा और उसकी नजरें गाओ जियानली पर आकर रुक गईं। गाओ जियानली ने सिर हिलाया। लगता है हमें इस चिनमू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। शियानयांग सिटी में यिनयांग स्कूल की लीडर मून गॉड युएशन भी शांत नहीं थी। युएशन ने अपना हाथ हल्का सा उठाया और उसके हाथ का लेटर अपने आप जलकर राख हो गया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर चिनमू रेजेंट बन गया। युएशन की आंखों में कंफ्यूजन था। कुछ देर सोचने के बाद युएशन उठी और वहां से गायब हो गई। यिंग जंग का लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को रीजेंट बनाना यिनयांग स्कूल के प्लान में नहीं था। कोर्ट की पावर चेंज होने से यिनयांग स्कूल के फायदे पर बहुत असर पड़ेगा। उसे ये सब चेक करना होगा। शेनयांग पैलेस के अंदर एक पर्पल लाइट बहुत स्मूथली मूव कर रही थी। गार्ड्स नॉर्मल तरीके से पेट्रोल कर रहे थे। किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। युएशन बहुत आराम से शेनयांग पैलेस में एंटर हो गई। पैलेस की टाइट सिक्योरिटी उसे रोक नहीं पाई। वो ग्रेट चिन की नेशनल एडवाइजर थी और पैलेस के अंदर यिनयांग स्कूल के फायदे के लिए उसे ये चेक करना था कि आखिर यिंग जंग ने मुझे रीजेंट क्यों बनाया है। पैलेस में घुसकर ही उसे असली राज पता चल सकता था और वो ये भी चेक करना चाहती थी कि क्या सच में यिंग जंग के बेडरूम की तरफ गई। बेडरूम के अंदर, योर मैजेस्टी, आपकी करंट हेल्थ कंडीशन को देखकर ये पक्का है कि आपका शरीर टी वायरस के इफेक्टों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं यिंग जंग की हेल्थ चेक कर रहा था। क्या कोई और रास्ता है? यिंग जंग ने फ्राउन किया। मैं इसे और डिले नहीं करना चाहता। अब जब रीजेंट की पावर मेरे पास आ गई है, जैसे ही आपकी हेल्थ अलाउ करेगी हम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर आपकी बॉडी अभी बहुत वीक है, हमें यिनयांग स्कूल की हेल्प चाहिए। मैंने कहा, यह सोल्यूशन मैंने कल ही सोच लिया था। एम्परर की बॉडी बहुत वीक है। नॉर्मल मेडिसिन से उन्हें उस लेवल तक लाना जहां वो ज़ॉम्बी वायरस सर्वाइव कर सके, इसमें पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। लेकिन यिनयांग स्कूल ये कर सकता है। यिनयांग स्कूल का एल्डर शूफू अल्केमी दवाइयां बनाना में एक्सपर्ट है। उसने सालों पहले एम्परर के माइग्रेन का इलाज किया था और इसीलिए उसे युनजोंग जंग का टाइटल देकर मिराज जायंट शिप पर भेजा गया था ताकि वो एम्परर के लिए इमोर्टैलिटी, अमर होने की मेडिसिन बना सके। लेकिन असल में यिनयांग स्कूल इतने सालों से बस नाटक कर रहा था। शूफू एम्परर की मेडिसिन बनाने के बहाने बहुत सारे एक्सपेंसिव हर्ब्स कलेक्ट कर रहा था ताकि वो अपनी खुद की मेडिसिन बना सके। युनजोंग की सबसे बेस्ट क्रिएशन 3 तरह की मेडिसिन है, जेनरेंदान, यगुइदान और जूजुगुइदान। और जूजुगुइदान, ये सारी मेडिसिन इंसान की बॉडी लिमिट्स को क्रॉस करने में मदद करती हैं। जू शानदान सबसे बेस्ट है। ये बॉडी को फिजिकली और इंटरनली दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इन सब दवाओं से एक नॉर्मल इंसान कुछ ही टाइम में एक पावरफुल फाइटर बन सकता है और उसकी बॉडी लोहे जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक है। पर आपकी करंट कंडीशन के लिए ये मेडिसिन एकदम परफेक्ट है। योर मैजेस्टी, आपको ज़ॉम्बी वायरस सर्वाइव करने के लिए बस कुछ टाइम के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी चाहिए और ये मेडिसिन वो काम कर सकती है। यिंग जंग ने सिर हिलाया। किसी इंसान की बॉडी को इंस्टेंटली चेंज करना, ये सिर्फ यिनयांग स्कूल के बस की ही बात है। चिनमू, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। यिंग जंग ने बिना सोचे अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया। अब उन्हें यिनयांग स्कूल से कोई उम्मीद नहीं थी। योर मैजेस्टी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वो मेडिसिन लेकर आऊंगा। ये कहकर मैं मुड़ा और बेडरूम से बाहर आ गया। बेडरूम से बाहर आने के बाद मैं सीधे पैलेस से बाहर नहीं गया, बल्कि मैंने बहुत कामली पैलेस के पौन पानी के कुंड की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एक छोटा सा चूहा आया है और ये चूहा मार्शल आर्ट्स में काफी स्ट्रॉन्ग है। पौन के अंदर छुपी हुई युएशन के माथे पर पसीना आ गया। मैं पकड़ी गई, वो भी लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के हाथों। वो यहाँ सिर्फ मेरी चेकिंग करने आई थी क्योंकि मैंने अभी अभी रीजन की पावर ली थी और पहली ही बार में मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं मेरे पकड़े जाने के बाद यिनयांग स्कूल का कोर्ट में क्या हाल होगा। मैंने अपनी नजरें पौन से हटाई। मेरी सेलेस्टियल ह्यूमन लेवल की मार्शल आर्ट्स के सामने मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि वहाँ कौन छुपा है। मैंने अपना हाथ उठाया और बहुत कैजुअली एक फिंगर फ्लिक चुटकी बजाई की। मेरी फिंगर से एक एनर्जी वेव निकली जो कुछ ही मिली सेकेंड्स में एक भयानक उड़ान में बदल गई। वह एनर्जी वेव सीधा उस पॉन्ड से टकराई जहां युएशन छुपी थी। बूम! पूरा पॉन्ड एक भयानक धमाके के साथ फट गया। युएशन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस एनर्जी के इम्पैक्ट से वो हवा में उड़ती हुई पीछे की एक पत्थर की दीवार से जा टकराई। उसने जल्दी से अपनी पूरी पावर यूज की, यहाँ तक कि यिनयांग स्कूल की सीक्रेट टेक्निक सोल सकिंग ड्रैगन रोम भी यूज की। पर मेरी एक फिंगर फ्लिक के सामने उसकी सारी पावर बेकार थी। मैंने कभी नहीं सुना था कि इस लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को मार्शल आर्ट्स भी आती है और वो भी इतनी भयानक। युएशन के मुंह से खून निकल आया। वो
बहुत मुश्किल से जमीन से उठी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। इतने बड़े धमाके ने चिन पैलेस के गार्ड्स को अलर्ट कर दिया था। पैलेस के इंपीरियल गार्ड्स और शैडो गार्ड्स के एक्सपर्ट्स तेजी से इसी डायरेक्शन में आ रहे थे। अगर वो एक सेकंड भी और रुकी तो वे मारी जाए। यो शेन ने बहुत अलर्ट होकर मेरी तरफ देखा। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मेरा मूड इतना अच्छा नहीं होगा। मेरी ठंडी आवाज यो शेन के कानों में बजी। यो शेन एकदम फ्रीज हो गई और फिर उसने देखा कि मैं बहुत कैजुअली मुड़कर वहां से जा रहा हूँ, जैसे मुझे पता ही ना हो कि वहां कोई है। योशन ने फ्राउन किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे छोड़ क्यों रहा हूं, पर पैलेस के गार्ड्स की आवाजें पास आ रही थी। उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने अपने दांत पीसे और अपने दोनों हाथों से हाथ सीज बनाई। इतनी इंजरी के बाद यिन यांग सीक्रेट टेक्निक यूज करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। युएशन के माथे से पसीना टपकने लगा और गार्ड्स के पहुंचने से बस कुछ सेकंड्स पहले वह वहां से गायब हो गई। उसकी प्रेजेंस गायब होते ही मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिलहाल के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ग्रेट किन के लिए यिन यांग स्कूल का अभी थोड़ा काम बाकी है। युएशन के जाने के बाद मैं भी पैलेस से बाहर निकला और सीधा अपने प्राइम मिनिस्टर मेंशन चला गया। वहां वांग जोंग मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने आराम से अपनी चाय पी और ऑर्डर दिया। सांघाई जाओ, युनजोंग जंग को ऑर्डर दो कि 3 दिन के अंदर वे मुझे जू शियानदान मेडिसिन ला कर दे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रीजेंट का ऑफिशियल ऑर्डर। यिन यांग स्कूल ओपनली मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। और हाँ, मुझे सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली मेडिसिन चाहिए। मैंने सुना है कि जो शियानदान इंसान को ऑलमोस्ट इमॉर्टल लेवल तक पहुंचा सकती है। एम्परर के लिए यह सबसे बेस्ट रहेगी। वांग जोंग ने बो किया, यस सर, और वो मुड़ कर चला गया। सर, प्राइम मिनिस्टर ली सी आपसे मिलना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं अगला प्लान सोचता, एक गार्ड ने आकर रिपोर्ट की, उसे अंदर भेज दो। कुछ देर बाद ली सी मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर ली सी के मन में बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। कल तक वो ग्रेट चिन का प्राइम मिनिस्टर था और उसकी पोजीशन मेरे लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर से ऊपर थी। वक्त कैसे बदलता है, लेकिन आज मैं रीजेंट बन गया था। मुझे देखने का मतलब सीधा एम्परर यिन जंग को देखना था। ली सी को अब मुझे बाव करना पड़ रहा था और कोर्ट के सारे डिसीजंस अब मेरे हाथ में थे। प्राइम मिनिस्टर ली सी, क्या काम है? रीजेंट सर, कुछ टाइम पहले एम्परर ने मुझे मोहिस्ट मशीन सिटी के रेबल्स को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। बहुत टाइम हो गया है, पर वो सिटी अभी तक कैप्चर नहीं हुई है। वहाँ के लोग ओपनली रेबल कर रहे हैं और हमारे ग्रेट चिन के बहुत से सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि रीजेंट सर मुझे क्विकसैंड असासिन्स का ग्रुप की हेल्प लेने की परमिशन दे। ली सी ने बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा। चूंकि एम्परर ने सारी पावर अब रेजेंट को दे दी है, रूल के हिसाब से मुझे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा फ्राउन किया। मुझे पता था कि मोहिस्ट मशीन सिटी बहुत स्ट्रांग है और उसे तोड़ना आसान नहीं है, और मोहिस्ट बहुत जिद्दी लोग हैं। रेबल फोर्सेज में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ चिन सोल्जर्स के दम पर मशीन सिटी को कैप्चर करना आसान नहीं है। इसीलिए चिन आर्मी अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाई है। लेकिन क्विकसैंड ग्रुप भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। क्विकसैंड हान स्टेट का ग्रुप है और उनके दिल में ग्रेट चिन के लिए नफरत है। वो कभी एम्पायर की हेल्प नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना हाथ उठाया। क्विकसैंड सिर्फ एक अससीन्स का ग्रुप है। एम्पायर को उनकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा ऑर्डर पास करो। मोहिस्ट मशीन सिटी को 3 दिन का टाइम दो। अगर वो 3 दिन के अंदर सरेंडर करते हैं तो उन्हें मार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने 3 दिन बाद सरेंडर नहीं किया तो मैं खुद वहां जाऊंगा और किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी आवाज एकदम ठंडी थी। जो ग्रेट चिन के आगे नहीं झुकेगा, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसकी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। लीसी को अपने पीछे एक ठंडी हवा फील हुई। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर तो पूरा शहर तबाह करने की बात कर रहे हैं। लीसी ने जल्दी से वो किया। उसे थोड़ा डाउट था, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि मुझे मार्शल आर्ट्स आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद जाकर क्या करूंगा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई मुझसे पूछने की। यस सर। वह जल्दी से मुड़ा और मेरे मानसन से निकल गया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर का ऑरा सच में बहुत खतरनाक है। जब से एम्परर ने उन्हें रीजेंट बनाया है, उनके सामने खड़े होने में भी डर लगता है। हु हाई मेंशन। हु हाई अभी भी अपने बेड। एक दिन बीत चुका था। महंगी मेडिसिन की वजह से उसके वुंड्स भर रहे थे, पर दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। हर बार मेडिसिन लगाते हुए ऐसा लगता है जैसे जान निकल रही हो। इसी गुस्से में हु हाई ने मेडिसिन लगाने वाली कई दासियों को मार दिया था। हर बार जब दर्द होता है, मेरे दिल में उस चिन मू लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए नफरत बच जाती है। मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगा। मैं ग्रेट चिन का प्रिंस हूँ। मेरे पिता ने भी मुझे कभी ऐसे नहीं मारा। प्रिंस, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, मेडिसिन के बाद जल्दी ठीक हो जाएगा। जाओगाओ ने हु हाई के पास खड़े होकर कहा। चीन मू, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हु हाई की आंखों में खून उतर आया था। टीचर, आज कोर्ट में मेरे पिता एम्परर ने क्या कहा? हु हाई ने जाओगाओ से पूछा। उसे लगा था कि मैं कल की इंसिडेंट की रिपोर्ट एम्परर को दूंगा। उसे डर था कि कहीं उसे और सजा ना मिले, क्योंकि यिंगजंग को कोर्ट फैक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं थे। प्रिंस, आज कोर्ट में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। जाओगाओ ने हु हाई के ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए अपनी आंखों से इशारा किया। हु हाई समझ गया। उसने कमरे से सारे सर्वेंट्स को बाहर निकाल दिया। अब कमरे में सिर्फ हु हाई और जाओगा बचे थे। आज एम्परर ने रेजेंट की सारी पावर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर चिन मू को दे दी है। जाओगाओ ने ये लाइन बहुत कामली कही, पर उसकी आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी। क्या कहा तुमने?
हुआई की आंखें फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हुआई जाओ गाओ को घूरने लगा। वो चाहता था कि जाओ गाओ कह दे कि ये एक मजाक है। ये सच है। जाओ गाओ ने सिर हिलाया। उसे पता था कि मैं ऐसा मजाक नहीं करूंगा। हुआई ने फ्राउन किया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक रात में मैं रीजेंट बन जाऊंगा। उसने रात भर मुझे मारने के 1000 प्लान्स बनाए थे और अब जाओ गाओ उसे बता रहा है कि मेरे पास रीजेंट की पावर आ गई। अगर ऐसा है तो मेरे सारे प्लान्स पानी में चले गए। कल जो बेइज्जती हुई है शायद मैं उसका बदला भी कभी ना ले पाऊं। डैम इट। हुआई ने गुस्से में अपने बेड के पास रखी मेडिसिन की बोल को जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। बोल फेंकते हुए उसके वाउंड में दर्द हुआ और उसका चेहरा दर्द से और भी भयानक हो गया। प्रिंस, अपने वुंड्स का ध्यान रखिए। जाओगाओ ने वार्निंग दी। उसका चेहरा भी बहुत दाग था। इस वक्त जाओगाओ के दिल में मुझे मारने की इच्छा हुआई से कहीं ज्यादा थी। हुआई के दिल में मेरे लिए नफरत थी, पर जाओगाओ के दिल में डर था। किन्मू ने मुझे भी टारगेट किया है और अब वो ग्रेट किन का रीजेंट है। उसके पास पावर है और उसके काम करने का तरीका मैं देख चुका हूँ। अगर उसने मेरे पिछले सारे इलीगल काम इन्वेस्टिगेट कर लिए, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली मार दी जाएगी। जाओगाओ की आंखें और भी डार्क हो गई। टीचर, हम चिन्मू को ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या हुआ अगर वो रीजेंट है? हुआई ने गुस्से में कहा। वो कोई एम्परर नहीं है, हम उसे मार सकते हैं। टीचर, क्या आप डर गए जब हुआई ने देखा कि जाओगाओ पीछे हट रहा है? मैं जाओगाओ आज तक किसी से नहीं डरा। हम दोनों चिन्मू के बिगेस्ट एनिमी बन चुके हैं और उसके पास पावर है। प्रिंस, क्या आपने सोचा है कि अगर हमारे पुराने सारे राज खुल गए तो क्या होगा? जाओगाओ ने बोलते बोलते एक पॉज लिया और ये सुनते ही हुआई का चेहरा बदल गया। पिछले कुछ सालों में जाओगाओ की हेल्प से एम्परर की पोजीशन पाने के लिए हुआई ने बहुत से लॉयल ऑफिशियल्स को मारा था और बाकी प्रिंसेस को भी टारगेट किया था। ये सब काम उसने अंधेरे में किए थे। मैं पोजीशंस बेचता था, करप्ट ऑफिशियल्स को बचाता था, पर एम्परर की नजरों में मैं एक अच्छा बेटा था। अगर एम्परर को ये सब पता चल गया तो वे मुझे कभी मान नहीं करेंगे। हुआई को बहुत अच्छे से पता था कि उसके पिता कितने स्ट्रिक्ट हैं। एम्परर 6 महीने रेस्ट पर हैं, पर जैसे ही वो वापस आएंगे हम दोनों मारे जाएंगे। अगर हम कुछ ना करें तो मौत पक्की है। अगर एम्परर के वापस आने का इंतजार करें तो भी मौत पक्की है। तो क्यों ना हम कुछ बड़ा करें और थ्रोन पर कब्जा कर लें। जाओगाओ ने कहा। थ्रोन पर कब्जा? हुआई शौक में जाओगाओ को देखने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जाओगाओ इतना बड़ा प्लान बनाएगा, पर वो अभी भी हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि अगर ये प्लान शुरू हुआ तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। प्रिंस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जाओगाओ ने हुआई को घूरते हुए कहा। हुआई ने कुछ देर सोचा और फाइनली अपना सिर हिला दिया। हाँ, यही करना होगा। शांघाई सिटी। सुबह का सूरज निकल रहा था। एक बहुत बड़ा महल जैसा शिप शांघाई सिटी के बाहर समंदर में खेरा था। ये मिराज था। एक घोड़ा शहर की स्ट्रीट्स पर बहुत तेजी से दौड़ रहा था और सीधा मिराज की तरफ जा रहा था। ये हुआंगजोंग था। मेरे ऑर्डर के बाद वो लगातार 2 दिन घोड़ा चलाकर शांघाई सिटी पहुंच गया था। हुआंगजोंग घोड़े से उतरा और सीधा मिराज के अंदर एंटर हो गया। जब युनजोंग जन को पता चला कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने किसी को भेजा है तो वो खुद हुआंगजोंग को रिसीव करने आया। युनजोंग जन ने हुआंगजोंग को ऊपर से नीचे देखा। ये इंसान थोड़ा बूढ़ा है पर इसके अंदर बहुत पावर लग रही है। 2 दिन लगातार ट्रैवल करने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई थकान नहीं है। युनजोंग जन, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है। 3 दिन के अंदर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को जूशियान दान मेडिसिन चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हुआंगजोंग ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधा पॉइंट पर आया। ये सुनते ही युनजोंग जुन का चेहरा डार्क हो गया। जूशियानदान, ये मेडिसिन मेरी सालों की मेहनत है। इसमें बहुत सारे एक्सपेंसिव हर्ब्स और मेरा टाइम लगा है। ये मेडिसिन बनाना बहुत मुश्किल है और सबसे बड़ी बात, मैंने इस मेडिसिन के बारे में किसी को नहीं बताया था। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में कैसे पता चला और अब वो सीधा मुझसे ये मेडिसिन हुई है। सर, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने तो आज तक जू एक्सियनदान नाम की मेडिसिन के बारे में नहीं सुना। अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई मेडिसिन बनवानी है तो मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को युनजोंग जन ओपनली रिजेक्ट तो नहीं कर सकता था, पर वो झूठ बोल सकता था। तो तुम लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं मान रहे। हुआंगजोंग की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और उसके शरीर से एक भयानक किलर ऑरा निकलने लगा। युनजोंग जन डर के मारे कांपने लगा। नहीं नहीं, मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? युनजोंग जुन ने जल्दी से हाथ हिलाए, अपना दिमाग दौड़ाते हुए। युनजोंग जुन ने अपने सर्वेंट्स को कुछ बेकार क्वालिटी की मेडिसिन लाने का ऑर्डर दिया। वो एक फेक स्माइल के साथ हुआंगजोंग के पास गया। सर, मैंने रिसेंट टाइम में यही मेडिसिन बनाई है। आप देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर को इनमें से कौन सी चाहिए। तेरी हिम्मत बहुत है। हुआंगजोंग की आंखें एकदम शार्प हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और युनजोंग जुन की तरफ एक हवा का झटका दिया। युनजोंग जुन हवा में उड़ा और सीधा हुआंगजोंग के हाथ में आ गया। हुआंगजोंग ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। युनजोंग जुन पैनिक हो गया। उसने जल्दी से अपने मुंह में छुपी हुई जूशियानदान मेडिसिन निगलने की कोशिश की, पर हुआंगजोंग ने उसके गले को और जोर से दबाया। युनजोंग जन की आंखें बाहर आने को हो गईं और वे मेडिसिन उसके मुंह से बाहर गिर गई। जूशियानदान कहाँ है? हुआंगजोंग ने पूछा। युनजोंग जुन ने बहुत मुश्किल से अपने हाथ से एक कमरे की तरफ इशारा किया। हुआंगजोंग उसे घसीटते हुए उस कमरे में ले गया। कमरे के अंदर एक गोल्डन कैबिनेट था जिसके एक ड्रॉअर पर लिखा था जूशियानदान और बाकी ड्रॉअर्स पर युगीदान और जेनरेनदान लिखा था। हुआंगजोंग ने युनजोंग जन को उस कैबिनेट के सामने फेंक दिया। युनजोंग जन जमीन से उठा और रोते हुए एक हिडन स्विच दबाया। कैबिनेट खुला और अंदर बहुत सारी प्रीमियम क्वालिटी की बॉटल्स रखी थी। सब जूशियानदान थी। हुआंगजोंग ने युनजोंग
युनजोंग जन को घूर कर देखा। युनजोंग जुन ने अपना मरा हुआ चेहरा लेकर एक वुडन बॉक्स निकाला और सारी बॉटल्स उसमें पाक कर दी। फिर उसने दोनों हाथों से वो बॉक्स हुआंगजोंग को दे दिया। हुआंगजोंग ने बॉक्स लिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। हुआंगजोंग के जाते ही युनजोंग जुन ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और पूरे कमरे में तबाही मचा दी। किनमू लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर युनजोंग जुन ने तलवार से एक स्टोन पिलर को काट दिया। उस धमाके से पिलर पर बैठा हुआ एक मैकेनिकल स्नेक रोबोटिक सांप जाग गया। सांप की लाल आंखें चमकी और वो सीधा युनजोंग जन की तरफ अटैक करने दौड़ा। युनजोंग जन का ध्यान नहीं था, वो डर के मारे पीछे गिरा और जमीन पर खिसकने लगा। जल्दी कोई अंदर आओ। यिन यांग स्कूल के हेडक्वार्टर में मून गॉड यू शेन बहुत रिस्पेक्टफुली डोंगवांग ताई के सामने खड़ी थी। 2 दिन पहले जब मैं पैलेस में गई थी तो लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बहुत बुरी तरह इंजर कर दिया था। यिन यांग स्कूल की सीक्रेट हीलिंग टेक्निक्स यूज करने के बाद भी मुझे रिकवर होने में 2 दिन लग गए। जैसे ही वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी, वो तुरंत डोंगवांग ताई को रिपोर्ट करने आ गई। तुम इंजर हो। यूशन की पावर यिन यांग स्कूल में टॉप फाइटर्स में आती थी। डोंगवांग ताई को थोड़ा शॉक लगा। हाँ, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने मुझे इंजर किया था। 2 दिन के रेस्ट के बाद अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। यूशन ने अपनी आंखें नीची की और धीरे से बताने लगी। उसने सिर्फ अपनी एक फिंगर से मेरे डिफेंस को तोड़ दिया और मुझे बुरी तरह इंजर कर दिया। 2 दिन तक अपनी पूरी एनर्जी लगाने के बाद जाकर मेरी कंडीशन स्टेबल हुई है। उसकी पावर देखकर मैं सच में डर गई थी। डोंगवांग ताई की आवाज में भी अब हैरानी थी। यिन यांग स्कूल ने सालों से कोर्ट में अपना नेटवर्क बनाकर रखा है। हम कोर्ट के हर ऑफिशियल और हर फैक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हमें आज तक कभी लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर चिनमू की मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। हम तो यही सोचते थे कि वो एम्परर का आस है, इसीलिए उसे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन मिली है। और अब अचानक पता चलता है कि वो मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है और उसने अपनी पावर इतने सालों तक सबसे छुपा कर रखी। यिन यांग स्कूल को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये डोंगवांग ताई के लिए भी शौक की बात थी और शायद ये उसकी असली पावर का सिर्फ एक हिस्सा हो। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले एम्परर ने अनाउंस किया कि वो 6 महीने रेस्ट करेंगे और लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को रीजेंट बना दिया। अब पूरे ग्रेट किन की पावर चिनमू के हाथों में है। मैं पैलेस में यही चेक करने गई थी पर मुझे नहीं पता था कि चिनमू मुझे नोटिस कर लेगा और सिर्फ एक फिंगर फ्लिक से उसने मुझे हरा दिया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर है और इतने सालों में यिन यांग स्कूल को कुछ पता नहीं चला। डोंगवांग ताई को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। इसका मतलब चिनमू की पावर तुम्हारे लेवल से भी बहुत ऊपर है। कोई भी इंसान अपनी इतनी भयानक पावर इतने सालों तक कैसे छुपा सकता है? डोंगवांग ताई को लगा कि ये काम वो खुद भी नहीं कर सकता था। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के आसपास बहुत से एक्सपर्ट्स हैं। मैंने उसके कैरेज ड्राइवर को देखा था, वो भी एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है। अगर वो इतने सालों तक अपनी पावर छुपा पाया तो इसमें उसके एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। यूएशन को शुरू से पता था कि मेरे पास पावरफुल गार्ड्स है, पर वो कभी मेरी खुद की पावर के बारे में नहीं जान पाई। जब मैं उसके सामने थी तो मैं उसका एक अटैक भी नहीं रोक पाई। एक्सपर्ट्स की लॉज इस लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को यिन यांग स्कूल ने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। लगता है हमें आज तक चिनमू के बारे में वही इन्फॉर्मेशन मिली जो वे हमें देना चाहता था। लॉर्ड डोंगहुआंग, क्या अब हमें अपनी साइड चूज करनी पड़ेगी? यूशन ने पूछा। ग्रेट किन की पावर चेंज हो चुकी है। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर अचानक सबके सामने आ गया है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उसके पास पावर भी है। ग्रेट किन का फ्यूचर अब बदलने वाला है और यिन यांग स्कूल इस सबसे बच नहीं सकता। डोंगहुआंग ताई शांत हो गए। मैं सच में यिन यांग स्कूल के एक्सपेक्टेशन से बाहर निकला था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके नाक के नीचे एक इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट छुपा हुआ है। लेकिन यिन यांग स्कूल के फायदे के लिए डोंगवांग ताई ने धीरे से अपना सिर हिलाया। चूंकि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर रीजेंट बन गए हैं और यिन यांग स्कूल ग्रेट चिन का लॉयल है तो ये मैटर डिले नहीं होना चाहिए। उनका सीधा मतलब था यो शेन को मुझसे पर्सनली मिलना होगा। यिन यांग स्कूल की कोर्ट में इतनी पावर इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर सही चॉइस की थी। उन्होंने एम्परर यिंगजंग को चुना था और उनके लिए मेडिसिन बनाई थी। लेकिन अब जब यिंगजंग रेस्ट पर थे और पावर मेरे हाथ में थी तो यिन यांग स्कूल को भी अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करनी पड़ेगी। यस लॉर्ड डोंगहुआंग। यूएशन ने बो किया और वहां से चली गई। शियानयांग लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर मैंशन के बाहर एक आदमी आया जिसने बाम्बू हट टोपी पहनी हुई थी और उसके कपड़ों पर धूल थी। उसके कपड़ों पर सुबह की ओस थी और उसके अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा आ रहा था। उसने सीधा प्राइम मिनिस्टर मैंशन में घुसने की कोशिश की। रुक जाओ, कौन हो तुम? 2 गार्ड्स ने अपनी स्वॉर्ड्स क्रॉस की और उसे रोक लिया। ये लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर का मैंशन है, कोई भी यहाँ ऐसे नहीं घुस सकता। युआन त्यांगांग। उस हाट के नीचे से एक बहुत ठंडी आवाज आई। युआन त्यांगांग बैडमैन असासिन स्पाइस का लीडर। वो यहाँ कैसे आया? क्योंकि मेरे 10 साल के सिस्टम रिवॉर्ड्स में से एक रिवॉर्ड युआन त्यांगांग और उसका बैडमैन ऑर्गेनाइजेशन था। इस वक्त ग्रेट चिन की 36 आर्मीज में से हर एक आर्मी के अंदर बैडमैन के स्पाइस मौजूद थे। पूरे ग्रेट चिन में कोई भी हलचल होती बैडमैन को सबसे पहले पता चलता था। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और एक गार्ड जल्दी से मैंशन के अंदर मुझे रिपोर्ट करने गया। सर, युआन त्यांगांग आपसे मिलने आए। गार्ड ने मेरे सामने बो करते हुए कहा। उन्हें अंदर ले आओ। मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। युआन त्यांगांग पूरे ग्रेट चिन की इंटेलिजेंस का लीडर। अगर कुछ
भी गड़बड़ होती है तो सबसे पहले उसे पता चलता है, लेकिन युआन त्यांगंग छोटी मोटी रिपोर्ट्स लेकर खुद कभी नहीं आता। अगर वो खुद आया है तो मतलब कोई बहुत बड़ा प्लान बन रहा है। गार्ड युआन त्यांगंग को लेकर मेरे पास आया। लॉर्ड लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर। मुझे देखकर युआन त्यांगंग ने वो किया, क्या बात है सर? लो वैंग असासिन्स नेटवर्क रीसेंट डेज में बहुत एक्टिव है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी साजिश प्लान कर रहे हैं। सर आपको केयरफुल रहना होगा। बैडमैन के स्पाइस पूरे ग्रेट चिन में फैले हुए थे और वो सबसे ज्यादा 6 किंगडम्स के रेबल्स और लो वांग पर नजर रखते थे। रिसेंट डेज में लो वांग ने अपने बहुत सारे फाइटर्स को मोबिलाइज किया था और शेनयांग में बहुत सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठा हो रहे थे। इतना बड़ा मूवमेंट देखकर युआन त्यांगंग को कंफर्म हो गया था कि लो वांग कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, इसीलिए वो पर्सनली मुझे रिपोर्ट करने आया था। लो वांग, मैंने अपनी आंखें छोटी की। लो वांग जाओ गाओ का नेटवर्क था और मेरी नजर उस पर बहुत पहले से थी। जाओ गाओ और हुहाई हमेशा से पावर के भूखे थे और कल की वार्निंग के बाद भी उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपने प्लान्स को और तेज कर दिया है। हुहाई हमेशा से थ्रोन पर कब्जा करना चाहता था और जब से एम्परर यिंग जंग ने 6 महीने का रेस्ट अनाउंस करके मुझे रीजेंट बनाया था, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इन दोनों में इतना भी पेशेंस नहीं है। युआन त्यांगंग, मैं चाहता हूँ कि तुम पर्सनली जाओ गाओ और हुहाई पर नजर रखो और हर छोटी से छोटी मूवमेंट की रिपोर्ट मुझे दो। मैंने ऑर्डर दिया। मुझे भी देखना है कि ये दोनों मिलकर आखिर क्या कर सकते हैं। यस सर। युआन त्यांगंग ने वो किया और एक पल में वहां से गायब हो गया। हुहाई और जाओ गाओ का रेबल प्लान बिना एक्सपर्ट्स के मुमकिन नहीं था। जाओ गाओ ने चुपके से लो वांग के सारे टॉप फाइटर्स को बुला लिया था। वो अपने प्लान में कोई भी गलती नहीं चाहता था। इस वक्त लो वांग के एक्सपर्ट्स शियानयांग में जमा हो रहे थे। जाओ गाओ को 100% कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे हरा देगा और शियानयांग पैलेस पर कब्जा कर लेगा और फिर ग्रेट किन का थ्रोन बदल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हुहाई का दिमाग बहुत कंफ्यूज था। हुहाई मैंशन जब से हुहाई जाओ गाओ के प्लान में शामिल हुआ था, उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। एक तरफ वो एक्साइटेड था कि उसका प्लान सक्सेसफुल होने के बाद वो ग्रेट किन का एम्परर बन जाएगा और फिर ये दुनिया उसके रूल्स पर चलेगी। इतिहास में क्या लिखा जाएगा ये वो डिसाइड करेगा क्योंकि उसके पास पावर होगी। लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात का डर था कि ये प्लान पूरे ग्रेट किन के खिलाफ है। बहुत सारे लॉयल ऑफिशियल्स इसका विरोध करेंगे और सबसे बड़ी रुकावट में रीजेंट था। इस प्लान में एक भी गलती नहीं हो सकती थी। हुहाई की आंखें डार्क हो गईं। सबसे बड़ी रुकावट ये लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो मारा गया तो बाकी ऑफिशियल्स जो बात नहीं मानेंगे उन्हें भी मार दूंगा। टीचर, प्लान कहाँ तक पहुंचा? जैसे ही जाओ गाओ कमरे में आया, हुहाई ने बेसब्री से पूछा। उसे प्लान की हर डिटेल जाननी थी। जाओ गाओ थोड़ा थका हुआ लग रहा था पर उसकी आंखों में एक चमक थी। हुहाई का क्वेश्चन सुनकर जाओ गाओ ने बहुत कॉन्फिडेंट स्माइल दी। प्रिंस, टेंशन मत लीजिए, प्लान ऑलमोस्ट रेडी है। लो वैंग के असासिन्स चुपके से शियानयांग पहुंच रहे हैं। लो वैंग उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। लो वैंग के अंदर बहुत से टॉप क्लास फाइटर्स थे और वे जाओ गाओ के लिए 100% लॉयल थे। इस बार उसने लो वांग के हर एक फाइटर को बुला लिया था क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन थी। जाओ गाओ को पूरी गारंटी थी कि एक बार प्लान स्टार्ट हुआ तो मेरी मौत और ग्रेट चिन का थ्रोन दोनों उनके हाथ में होंगे। हुहाई ने सिर हिलाया। लो वांग की पावर के साथ हमारा प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। जाओ गाओ का स्टूडेंट होने के नाते हुहाई को भी लो वांग की पावर के बारे में पता था। प्रिंस, थोड़ा पेशेंस रखिए। इन सालों में लॉन्ग जोंग लिंग मिनिस्टर ऑफ द इंपीरियल गार्ड्स होने के नाते मैंने बहुत से लोगों को अपनी साइड कर लिया है और इस वक्त पैलेस के 4 इंपीरियल गार्ड कमांडर्स में से 2 मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इस प्लान में वो हमारी पूरी हेल्प करेंगे। सब कुछ रेडी है, बस लो वांग के सारे असासिन्स के शियानयांग पहुंचने का इंतजार है और फिर चिन्मू का आखिरी दिन होगा। जाओ गाओ के चेहरे पर एक खौफनाक हंसी आ गई और आंखों में किलर इंटेंट था। टीचर, आपका प्लान बहुत ब्रिलियंट है। इस प्लान में जाओ गाओ अपनी पूरी पावर लगा रहा था और हुहाई ने सोच लिया था कि जब वो एम्परर बनेगा तो वे जाओ गाओ को सबसे बड़ा रिवॉर्ड देगा। और इतना ही नहीं, मैंने लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट तैयार किया है। कैसा गिफ्ट? हुहाई एक्साइटेड हो गया। टीचर के प्लान्स कभी फेल नहीं होते। प्रिंस, क्या आपको शिया प्रिजन के बारे में पता है? शिया प्रिजन? हुहाई को बिल्कुल पता था। ये दुनिया की सबसे खतरनाक प्रिजन जेल थी जहां ऐसे खूंखार और पावरफुल क्रिमिनल्स रखे जाते थे जिन्हें मारना भी मुश्किल होता। शिया प्रिजन में एक सॉर्ड्समैन कैद है जिसका नाम शंगी ब्लैक सॉर्ड्समैन है। 3 दिन बाद उसे शियानयांग लाया जाएगा। सिर्फ इंश्योरेंस के लिए शंगी एक बहुत ही रूथलेस, खूंखार और ब्रूटल सॉर्ड्समैन था। उसका लाइफ में बस एक ही गोल था, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराना और मारना। उसके सॉर्ड के नीचे मरे हुए सॉर्ड्समैन की गिनती करना मुश्किल था। उसे नरक से आया हुआ शैतान कहा जाता था। जहां वो MRCL आर्ट्स वर्ल्ड के लोग उसे देखकर ऐसे डरते थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसके पास जू के नाम की सॉर्ड थी जो सॉर्ड रैंकिंग में 11th नंबर पर थी। जू के इतनी भारी और पावरफुल थी कि नॉर्मल इंसान उसे उठा भी नहीं सकता था। शंकी का नाम सुनकर हुहाई ने राहत की सांस ली। इतने सारे टॉप फाइटर्स एक साथ, एक लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर क्या
पूरे ग्रेट चिन में ऐसा कोई नहीं जो इस फोर्स को रोक सके। जब प्लान स्टार्ट होगा तो इंपीरियल गार्ड्स और शंची लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को रोकेंगे और उसके साथ 6 स्वॉर्ड स्लेव्स, लो वैंग के टॉप असैसिन्स जो 1 हिट किल में एक्सपर्ट हैं, वो भी अटैक करेंगे। इंपीरियल गार्ड और शंकी तो सिर्फ मारने के लिए ही बना है। 6 स्वॉर्ड स्लेव्स का टीम वर्क कितना परफेक्ट है कि अगर वो 6 एक साथ अटैक करें तो दुनिया में कोई उन्हें नहीं रोक सकता। और शैडोज में जिंगनी और यान री जैसे लुओ वांग के हेवन टियर सबसे टॉप क्लास असैसिन्स भी होंगे। जिंगनी का असैसिनेशन सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है और यान री लो वांग का टॉप किलर है जो युए किंग की 8 सोर्ड्स में से एक यान री स्वॉर्ड यूज करता है और उसके मार्शल आर्ट्स का लेवल बहुत हाई है। इतने सारे अटैक्स एक साथ, हर तरफ से मौत, चाहे लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के पास कितने भी एक्सपर्ट्स क्यों ना हो, वो इतने सारे फाइटर्स का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे देखना है कि मरते वक्त चिनमू का चेहरा कैसा होगा। हु हाई बहुत एक्साइटेड हो गया। फाइनली मुझे लोजोंग पवेलियन वाली बेइज्जती का बदला मिल जाएगा। जाओ गाओ ने हु हाई को खुश देखकर अंदर ही अंदर एक सरकास्टिक स्माइल दी, पर बाहर से उसने बहुत रिस्पेक्टफुली कहा, प्रिंस मेरी बस यही विश है कि आप एम्परर बने और ग्रेट चिन पर राज करें। हु हाई ये सुनकर और खुश हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी स्माइल कंट्रोल की। टीचर, जिस दिन मैं एम्परर बनाऊंगा मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, हम दोनों मिलकर ग्रेट चिन पर राज करेंगे। हु हाई को लगता था कि वो जाओ गाओ को बहुत अच्छे से जानता है। जाओ गाओ ने इस प्लान में बहुत मेहनत की थी और हु हाई उसे निराश नहीं करना चाहता था। थैंक यू योर मैजेस्टी। जाओ गाओ ने घुटनों के बल बैठकर हु हाई को बो किया। ये वो बो था जो सिर्फ एम्परर के सामने किया जाता है। ये देखकर हु हाई की आंखों में चमक आ गई और वो अपने एम्परर बनने के सपनों में खो गया। अगला दिन शियनयांग पैलेस, चेलिन हॉल। मॉर्निंग कोर्ट में सारे ऑफिशियल्स आ चुके थे। पूरे हॉल में एक अजीब सी टेंशन थी, पता नहीं कैसे। कुछ दिन पहले लोजोंग पवेलियन में जो हुआ था वो बात लीक हो गई थी। मॉर्निंग कोर्ट शुरू होने से पहले ही सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सब इसी बात से हैरान थे कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल कैसे हो गया। उसने खुलेआम प्रिंस हु हाई की बेइज्जती की और एक मिनिस्टर को मार दिया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर इतना ब्रूटल है, वे लॉ की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता और अब वो रीजेंट बन गया है। हम ग्रेट चिन के ऑफिशियल्स ऐसे इंसान के हाथों में कैसे सर्वाइव करेंगे? अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम्हें मरना है? एक दूसरे ऑफिशियल ने उसे चुप कराते हुए कहा और फिर सबने गहरी सांस ली। बात सच थी। फंगचन, मिनिस्टर ऑफ सेरेमोनीज, ली सीए जैसा जाओ गाओ ने प्रेडिक्ट किया था, उसे 1 घंटा भी नहीं लगा, वो अपने घर पहुंचते ही मर गया था। और यही वजह थी कि सारे ऑफिशियल्स इतने डरे हुए थे। उस रात पार्टी में जाने वाले 7 मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर ली सी के पास खड़े थे। अब जब रीजेंट लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर था तो कोर्ट में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ली सी ही ऐसा इंसान था जो मुझसे बहस कर सकता था, क्योंकि उन 7 मिनिस्टर्स ने खुद देखा था कि मैं कितना ब्रुटाल हूं। तो उन्होंने अपनी सारी होप प्राइम मिनिस्टर ली सी पर लगा दी थी। प्राइम मिनिस्टर सर, आपने लोजोंग पेविलियन वाली बात सुनी होगी। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने प्रिंस को पीटा और एक मिनिस्टर को मार दिया। उसकी ब्रूटैलिटी और लॉ को इग्नोर करने वाली हरकत हम सब ऑफिशियल्स के लिए बहुत डरावनी है। हाँ, बिल्कुल सही। बाकी मिनिस्टर्स ने भी सपोर्ट किया। हम ग्रेट किन के ऑफिशियल्स हैं। प्राइम मिनिस्टर सर, प्लीज आप आगे आइए, हम सब मिलकर एम्परर को रिपोर्ट करेंगे। हम लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को ऐसे मनमानी नहीं करने दे सकते। लॉर्ड वांग, मैं ग्रेट किन के बारे में ही सोच रहा हूँ। ली सी ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ली सी इतने सालों से सर्वाइव कर रहा था क्योंकि वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझता था। उसे पता था कि आज का लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 7 to 8 ऑफिशियल्स के कंप्लेंट करने से हार नहीं मानेगा। उन 7 मिनिस्टर्स को समझ नहीं आया कि ली सी ऐसा क्यों कह रहा है। तभी मैं अपने ऑफिशियल रोब्स कपड़ों में कीलिन हॉल के सेंटर में आ गया। मेरे आते ही कोर्ट में एकदम साइलेंस हो गया। जो ऑफिशियल्स बात कर रहे थे वो जल्दी से अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। वो 7 मिनिस्टर्स भी ली सी के पास से हटकर अपनी जगह पर आ गए। ली सी आगे आया और बहुत डरते हुए उसने रेसेंट डेज की ग्रेट किन की रिपोर्ट्स पढ़ी। ली सी के बाद बाकी मिनिस्टर्स ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी। मैं हॉल के सेंटर में खड़ा था और मेरी नजरें उन सब पर थी। मेरे देखने से ही ऑफिशियल्स डर रहे थे। खासकर लोजोंग पवेलियन की न्यूज लीक होने के बाद से मैंने कुछ नहीं बोला जब तक सारे ऑफिशियल्स ने डरते डरते अपनी रिपोर्ट खत्म नहीं कर ली। फिर मैंने उन 7 मिनिस्टर्स की तरफ देखा जो उस रात पार्टी में गए थे। मेरी नजर पड़ते ही उन 7 मिनिस्टर्स की सांसें अटक गईं। प्राइम मिनिस्टर ली सी से हेल्प लेने का प्लान फेल हो गया और अब लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने हमें टारगेट कर लिया है। मेरी ठंडी आवाज शांत हॉल में गूंजी। इन 7 ऑफिशियल्स ने सीक्रेटली फैक्शंस गुड बनाने की कोशिश की है। ये लाइन सुनते ही उन 7 मिनिस्टर्स के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे सब कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। ग्रेट चिन के लॉ के हिसाब से इसकी सजा क्या है? मैंने ली सी की तरफ देखकर पूछा। ग्रेट किन के लॉ के हिसाब से सीक्रेटली फैक्शंस बनाने की सजा ये पूरी फैमिली को मारन है। ली सी ने आगे आकर बहुत रिस्पेक्टफुली आंसर दिया। ये सुनते ही उन 7 मिनिस्टर्स के चेहरों का रंग उड़ गया। एक मिनिस्टर ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, हम ग्रेट चिन के लॉयल ऑफिशियल्स हैं। हम स्टेट के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। अगर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने हमें सजा दी तो ग्रेट चिन की कोर्ट में केओस, तबाही मच जाएगी। उसकी बात में लॉजिक था। वो 9 मिनिस्टर्स ग्रेट चिन के पिलर्स थे। वो स्टेट के बहुत इंपॉर्टेंट, इसी वजह से उन्हें लगता था कि मैं उन्हें एक साथ नहीं मार सकता। अगर 7 मिनिस्टर्स एक साथ मर गए तो कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स खाली हो जाएंगे और ग्रेट किन के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बात सच थी। लेकिन जब उस मिनिस्टर
मिनिस्टर ने ये बात मेरे सामने कही तो इसका मतलब बदल गया। उसने एक तरह से मुझे चैलेंज किया था। पूरी कोर्ट एकदम शांत थी। सारे ऑफिशियल्स भी अंदर से यही सोच रहे थे, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर बस हमें डराने के लिए ऐसा कह रहे हैं। वो सच में इन 7 मिनिस्टर्स को एक साथ नहीं मारेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रेजेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करने का नतीजा क्या होता है। वेवे चंताओ, ताइपू जाओली, तिंगवे सनचेंग, दियांके जाओ जिनलाई, जोंगजंग वूहे, शॉफू वांग किंगशान। मैंने उन 7 मिनिस्टर्स के नाम लिए। तुम 9 मिनिस्टर्स में से एक हो। तुम्हारा काम ग्रेट चीन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, लेकिन तुम फैक्शंस बनाकर एम्परर के खिलाफ गए। लॉ के हिसाब से तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देना चाहिए, लेकिन तुमने रीजेंट मुझसे के सामने आर्ग्यू किया, जो इंसॉर्डिनेशन बगावत का क्राइम है, और तुमने अपनी गलती भी नहीं मानी। तुम्हारी सजा लिंची 1000 कट से मौत है, ताकि बाकी ऑफिशियल्स को सबक मिले। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर हॉल में मौजूद हर इंसान के कानों में गूंजी। मैंने सिर्फ कुछ वर्ड्स में कोर्ट के 7 टॉप मिनिस्टर्स की मौत का फैसला सुना दिया था। हॉल के अंदर एकदम डेथ साइलेंस था। सारे ऑफिशियल्स शॉक में थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सच में 7 टॉप मिनिस्टर्स को एक साथ मारने का ऑर्डर दे देगा। अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट में तो तबाही मच जाएगी। ऑफिशियल्स का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो सब छुप छुप कर लीसी की तरफ देखने लगे। कोर्ट में क्याओस रोकना हमेशा से प्राइम मिनिस्टर लीसी की प्रायोरिटी रही है। वो जरूर कुछ बोलेंगे, लेकिन लीसी ने बहुत स्मार्टली अपनी आंखें बंद कर ली। ऑफिशियल्स को कोई हेल्प नहीं मिली। वह बस मन ही मन अफसोस कर सकते थे। लीसी भी डीप थॉट्स में चला गया था। इतने सालों में मुझे आज जाके समझ आया है कि ये लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर आखिर है कौन। कोर्ट डिसमिस होने के बाद ये न्यूज पूरे शियानयांग में फैल गई। 7 टॉप मिनिस्टर्स को रीजेंट ने एक झटके में मौत की सजा दे दी। पूरा शियानयांग हिल गया था। सबको फील हो रहा था कि शियानयांग के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जाओ गाओ मेंशन, जाओ गाओ मेन हॉल की सबसे बड़ी चेयर पर बैठा था। उसके पीछे